आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम दुनिया की 3 ऐसी बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे जो केवल अपने अपने देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय में वैश्विक राजनीति, सुरक्षा, ऊर्जा और मानवाधिकारों पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। पहली खबर इसराइल के भीतर रहने वाले फिलिस्तीनी नागरिकों से जुड़ी हुई है, जहां कई कर्मचारियों ने आरोप यह लगाया है कि उन्हें अपने कार्यस्थलों पर अरबी भाषा बोलने से रोका जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर यूरोप से है, जहां फ्रांस और स्पेन इतिहास की सबसे भीषण जंगल की आग और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जूझ रहे हैं। और तीसरी खबर इटली से है, जहां लगभग 4 दशक के बाद परमाणु ऊर्जा की वापसी की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इसराइल की उस खबर की जिसने मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। इसराइल में रहने वाले कई फिलिस्तीनी नागरिकों का आरोप है कि उन्हें अब अपने कार्यस्थलों पर अरबी भाषा बोलने से रोका जा रहा है। ये केवल एक दुकान या एक कंपनी का मामला नहीं बताया जा रहा है, बल्कि अस्पतालों, फार्मेसी और कई निजी संस्थानों तक ऐसी शिकायतें सामने आने लगी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ कर्मचारियों को साफ अल्फाजों में कहा यह गया है कि वे केवल हिब्रू भाषा में ही बात करें और अरबी भाषा का इस्तेमाल कार्यस्थल पर नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट में एक 19 वर्षीय फिलिस्तीनी युवती की कहानी सामने आई है, जिसकी पहचान सुरक्षा कारणों से बदल दी गई है। उसने ये बताया है कि एक दिन उसकी मैनेजर ने कर्मचारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में संदेश भेजकर कहा कि अब दुकान के अंदर अरबी भाषा बोलना पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगा। शुरुआत में कर्मचारियों को लगा कि शायद ये कोई गलतफहमी होगी, लेकिन अगले ही दिन जब एक कर्मचारी ने स्टोर रूम में सामान रखने की बात अरबी में कही तो कथित तौर पर मैनेजर ने गुस्से में आ गई। आरोप है कि उसने ऊंची आवाज़ में कहा कि एक यहूदी देश है, यहाँ केवल हिब्रू भाषा बोली जाएगी, अरबी केवल आप घर पर ही बोलें। युवती का कहना था कि उस समय दुकान में मौजूद लगभग सभी कर्मचारी फिलिस्तीनी थे और केवल मैनेजर ही यहूदी था। सबसे हैरानी की बात ये बताई गई कि ये नियम तब भी लागू रहता था जब दुकान बंद हो चुकी होती थी और वहाँ कोई ग्राहक भी मौजूद नहीं होता था, यानी कर्मचारियों को आपस में भी अरबी भाषा में बातचीत करने की अनुमति नहीं थी। जब कुछ कर्मचारियों ने इस फैसले का विरोध किया तो उनका आरोप यह है कि उन्हें कई सप्ताह तक काम की शिफ्ट नहीं दी गई। बाद में उन्हें ऐसी शाखाओं में भेजने की बात कही गई जहां पहुंचना उनके लिए मुश्किल था। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी ने मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय कर्मचारियों को ही दूसरी जगह भेजना बेहतर समझा। इसी तरह का एक और मामला जफ़ा स्थित एक फार्मेसी से भी सामने आया है, जहां कथित तौर पर कर्मचारियों को चेतावनी दी गई कि अगर वे हिब्रू के अलावा दूसरी भाषा, खासकर अरबी बोलेंगे तो ग्राहकों पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कंपनी ने सार्वजनिक बयान जारी कर कहा कि वे हर समुदाय का सम्मान करते हैं, किसी भी प्रकार के भेदभाव का समर्थन नहीं करते हैं और संबंधित मामले की आंतरिक जांच करेगी। लेकिन शिकायत करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि ज़मीनी स्तर पर स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। अब सवाल यह है कि आखिर ये विवाद इतना बड़ा क्यों बन गया है। दरअसल इसराइल की लगभग 20% आबादी फिलिस्तीनी मूल के नागरिकों की है। ये वे लोग हैं जो 1948 के बाद भी अपने क्षेत्रों में रह रहे हैं और आज इसराइल के वो नागरिक हैं। लेकिन लंबे समय से यह समुदाय समान अधिकारों, पहचान और सांस्कृतिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दे उठाता रहा है। रोजगार कानून से जुड़े जानकारों का कहना है कि अक्टूबर 2023 के बाद ऐसे मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। कई कर्मचारियों ने आरोप ये लगाया है कि उन्हें उनकी पहचान, भाषा या राजनीतिक विचारों के कारण नौकरी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। हालांकि इन आरोपों पर अंतिम फैसला अदालतें और संबंधित जांच एजेंसी द्वारा की जाती है। कानूनी जानकारों का कहना है कि इसराइल का कानून नस्ल, धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं देता है, लेकिन अदालत में ये साबित करना बेहद कठिन हो जाता है कि किसी कर्मचारी के साथ केवल उसकी पहचान की वजह से भेदभाव किया गया हो। यही कारण है कि कई लोग कानूनी लड़ाई शुरू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया लंबी और महंगी होती है। ये पूरा मामला ऐसे समय में सामने आया है जब पहले से ही इसराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव अपने चरम पर है। गजा युद्ध, वेस्ट बैंक की स्थिति और राजनीतिक ध्रुवीकरण के बीच अब कार्यस्थलों पर भाषा और पहचान को लेकर उठे सवालों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। एक पक्ष इसे सुरक्षा और सामाजिक माहौल से जोड़कर देख रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे नागरिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बता रहा है। यही वजह है कि यह मामला केवल एक दुकान या एक कंपनी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अब ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और कानूनी जानकारों के बीच भी चर्चा का विषय बन गया है।
अब बात करते हैं आज की दूसरी और बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबर की। अगर आपको लगता है कि जलवायु परिवर्तन केवल वैज्ञानिकों की चेतावनी भर है, तो इस समय यूरोप में जो कुछ हो रहा है वे इस खतरे की सबसे बड़ी तस्वीर बनकर सामने आ गई है। फ्रांस और स्पेन इस समय दशकों की सबसे विनाशकारी जंगल की आग का सामना कर रहे हैं। लाखों पेड़ जल चुके हैं, हजारों घर तबाह हो चुके हैं, लाखों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं और सरकारें लगातार आपातकालीन राहत अभियान चला रही हैं। फ्रांस के दक्षिण पश्चिमी हिस्से, विशेष रूप से बोर्डो के आसपास के इलाकों में जंगल की आग इतनी तेजी से फैली है कि प्रशासन को हजारों पर्यटकों और स्थानीय लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ा है। केवल एक दिन में लगभग 4,000 अतिरिक्त लोगों को समुद्री तटीय इलाकों से निकाला गया है। इससे पहले भी 2 लाख से अधिक लोग अपने घरों और पर्यटन स्थलों को छोड़ चुके थे। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि आग पर कुछ हद तक कंट्रोल जरूर पाया गया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। तापमान लगातार बढ़ रहा है, हवा की रफ्तार बदल रही है और जंगलों में मौजूद सूखी वनस्पति किसी भी समय आग को फिर से भड़का सकती है। फ्रांस के राष्ट्रीय फायर सर्विस के अधिकारियों ने साफ कहा है कि आग स्थिर है, लेकिन पूरी तरह बुझी हुई नहीं है, यानी स्थिति किसी भी समय फिर से गंभीर हो सकती है। यही कारण है कि हजारों दमकलकर्मी 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार अब तक 420 वर्ग किलोमीटर से अधिक जंगल जल चुके हैं। यदि इसे समझना हो तो ये क्षेत्रफल पेरिस शहर से लगभग 4 गुना बड़ा बताया जा रहा है। इतना विशाल इलाका आग की झपेट में आ चुका है कि कई स्थानों पर सड़कें बंद करनी पड़ी हैं, रेल सेवाएं रोक दी गई हैं और बिजली तथा संचार व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। इस आग को बुझाने में हेलीकॉप्टर लगातार समुद्र से पानी भरकर आग पर डाल रहे हैं। सेना के इंजीनियर जंगलों के बीच फायर ब्रेक तैयार कर रहे हैं ताकि आग आगे न फैल सके। अब तक 100 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरक्षा लाइन बनाई जा चुकी है, लेकिन इस पूरी लड़ाई की सबसे बड़ी कीमत उन दमकल कर्मियों ने चुकाई है जो कई दिनों से बिना रुके आग से लड़ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 93 फायर फाइटर्स घायल हो चुके हैं। ये संख्या बताती है कि हालात कितने गंभीर हैं। अब बात करते हैं स्पेन की। स्पेन की तरह फ्रांस की तरह स्पेन भी इस समय रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और भीषण जंगल की आग से जूझ रहा है। देश में इस गर्मी का चौथा बड़ा हीटवेव शुरू हो चुका है। कई क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने की आशंका जताई गई है। स्पेन के कई हिस्सों में आग इतनी तेजी से फैली है कि सरकार को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर जंगल की आग को लेकर आपातकाल घोषित करना पड़ा है। लगभग 79,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है, जबकि 30,000 लोगों को अपने घरों के भीतर ही रहने का आदेश दिया गया है। देश के इतिहास की सबसे बड़ी जंगल की आग अब तक 500 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को अपनी झपेट में ले चुकी है। ये इलाका बार्सिलोना शहर के आकार से लगभग 5 गुना बड़ा बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। कई गांवों के आसपास के जंगल पूरी तरह राख बन चुके हैं। किसानों की फसलें जल चुकी हैं, पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा है और पर्यटन उद्योग को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अब सवाल ये है कि आखिर यूरोप में हर साल जंगल की आग पहले से ज़्यादा भयानक होती जा रही है। जानकारों का कहना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन है। लगातार बढ़ता तापमान, कम वर्षा, लंबे समय तक सूखा और तेज हवाएं जंगलों को अत्यधिक संवेदनशील बना देती हैं। एक छोटी सी चिंगारी भी हजारों हेक्टेयर जंगल को आग की लपटों में बदल सकती है। यूरोपीय जलवायु एजेंसियों का कहना है कि इस वर्ष पश्चिमी यूरोप ने अपने इतिहास का सबसे गर्म जून महीना दर्ज किया है। यही कारण है कि जंगलों में नमी लगभग समाप्त हो गई है और आग ने बेहद तेजी से फैलना शुरू कर दिया है। जलवायु वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यदि वैश्विक तापमान बढ़ने की यही रफ्तार रही तो भविष्य में ऐसी घटनाएं और अधिक सामान्य हो जाएंगी। केवल यूरोप ही नहीं बल्कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कई हिस्से भी इसी तरह के संकट का सामना कर सकते हैं। ये संकट केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था, कृषि, पर्यटन, बीमा उद्योग, ऊर्जा उत्पादन और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। जंगलों के जलने से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में पहुंच रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और तेज हो गई है। यानी एक ऐसा चक्र बन जाता है जो खुद ही अपने संकट को और बड़ा करता जा रहा है। जानकारों का मानना है कि आने वाले वर्षों में दुनिया के देशों को केवल आग बुझाने की तैयारी नहीं, बल्कि जंगलों के भीतर प्रबंधन, जल संरक्षण, आधुनिक चेतावनी प्रणाली और कार्बन उत्सर्जन कम करने जैसी दीर्घकालीन रणनीति पर भी काम करना होगा। यूरोप की ये त्रासदी पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है।
यदि जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से नहीं लिया गया है तो भविष्य में ऐसी आपदाएं और अधिक व्यापक तथा विनाशकारी हो सकती हैं। अब बात करते हैं आज की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबर की। दुनिया इस समय केवल युद्ध और कूटनीति के दौर से नहीं गुजर रही है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा भी वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती अनिश्चितता ने कई देशों को अपनी पुरानी नीतियों पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। इसी कड़ी में अब इटली ने लगभग 4 दशक के बाद परमाणु ऊर्जा की वापसी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। याद कीजिए, वर्ष 1986 सोवियत संघ के चेर्नोबिल परमाणु हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। रेडियोधर्मी विकिरण पूरे यूरोप में फैल गया था और लाखों लोग प्रभावित हुए थे। इसी हादसे के बाद इटली में जनमत संग्रह कराया गया और जनता ने परमाणु ऊर्जा के खिलाफ मतदान किया। इसके बाद देश के सभी परमाणु संयंत्र धीरे धीरे बंद कर दिए गए। फिर 2011 में जापान के फुकुशिमा परमाणु हादसे के बाद एक बार फिर इटली में परमाणु ऊर्जा को वापस लाने की कोशिश हुई, लेकिन जनता ने भारी बहुमत से उसे भी खारिज कर दिया। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार का कहना है कि आज दुनिया पहले जैसी नहीं रही, ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध ने यूरोप को ये एहसास करा दिया है कि केवल आयातित गैस और तेल पर निर्भर रहना भविष्य के लिए सुरक्षित नहीं है। इसी वजह से सरकार नई पीढ़ी के छोटे और अधिक सुरक्षित परमाणु रिएक्टरों यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRs पर काम शुरू करना चाहती है। इटली के पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा मंत्री गिलबर्टो पिकट्टे फ्रॉन्टिन का कहना है कि सरकार फिलहाल केवल कानूनी ढांचा तैयार कर रही है ताकि भविष्य में यदि परमाणु संयंत्र लगाने का फैसला लिया जाए तो उसके लिए स्पष्ट नियम पहले से मौजूद हो। यदि संसद इस प्रस्ताव को मंजूर दे देती है तो अगले 12 महीनों में सुरक्षा लाइसेंस, परमाणु कचरे के प्रबंधन और रिएक्टरों की स्थापना से जुड़े नियम तैयार किए जाएंगे। सरकार का अनुमान है कि यदि सब कुछ योजना के अनुसार चला तो वर्ष 2023 से 2035 के बीच इटली में नई पीढ़ी के पहले परमाणु रिएक्टर काम करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस फैसले पर पूरे देश में एक जैसी राय नहीं है। युवा पीढ़ी एक बड़ा वर्ग मानता है कि आधुनिक परमाणु तकनीक पहले की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित है और यह स्वच्छ ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकती है। दूसरी ओर बुजुर्ग पीढ़ी आज भी चेर्नोबिल और फुकुशिमा जैसी घटनाओं को याद करते हुए परमाणु ऊर्जा को खतरनाक मान रहे हैं। यही कारण है कि इटली में ये बहस केवल तकनीक की नहीं बल्कि पीढ़ियों की एक सोच का भी अंतर बन चुकी है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि परमाणु ऊर्जा सस्ती नहीं है। एक छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर की लागत भी अरबों यूरो तक पहुंच सकती है। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यह है कि परमाणु कचरे का सुरक्षित निपटान कैसे किया जाए और कौन सा शहर अपने पास परमाणु संयंत्र बनाने के लिए तैयार होगा। सर्वेक्षण बताते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिलने के बावजूद अधिकांश लोग अपने शहर के पास परमाणु संयंत्र नहीं चाहते हैं। इटली के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल तकनीक नहीं बल्कि जनता का विश्वास जीतना भी है।